हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि साथियों, हम लोगों का कमिटमेंट है आप सभी लोगों के साथ कि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा, बीएसआई एकेडमी आप लोगों के साथ रहने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेशन दोस्तों ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। ठीक है, ये सारे एक तो वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ही लिए गए हैं। साथ में दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को डेफिनेटली ये समय लग रहा होगा कि अब तो सर समय बहुत कम हो गया, हमने तो कोई तैयारी करी नहीं, अब क्या करेंगे। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन लोगों को ऐसा डाउट है ना, उन सभी लोगों के लिए बीएसआई एकेडमी बूस्टर डोज लेकर आ चुका है। तो आप बूस्टर डोज से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको क्लासेस, मैराथन, शॉर्ट क्लासेस मिल जाएंगी। वहां से आप अपनी तैयारी को इस लेवल तक तो कर सकते हो कि आप विद इन 1 मंथ में यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर हर हाल में दोस्तों क्लियर कर सकते हो। क्लियर है? तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आप अतिरिक्त जानकारी चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो और दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर भी जाके बात कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज वही हम 10 क्वेश्चन लेकर आए, थोड़ा सा तेज चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन सारे की सारे आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एक क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट, जिन्हें कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे, वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिए गए। क्लियर है? तो सबसे पहला दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, वो डिफाइंस हाइब्रिड लाइब्रेरी एज अ क्रॉस ब्रीड विच एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ न्यू लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहां पर, हाइब्रिड लाइब्रेरी को एक ऐसा संकर पुस्तकालय जो नए शिक्षण परिवेश की आवश्यकता को पूरा करने का लक्ष्य रखता है, इसे यहां पर किसने परिभाषित किया था। ठीक है, हाइब्रिड लाइब्रेरी को यहां पर एक ऐसा क्रॉसब्रीड के रूप में विच एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ न्यू लर्निंग एनवायरनमेंट, इसे यहां पर किसने परिभाषित किया था, किसने यहां पर डिफाइन किया था, किसने परिभाषित किया था, किसने डिफाइन किया था, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गैरोड एंड ओपेनियम, ठीक है, या फिर ओपेनहाइम एंड स्मिथसन, या फिर स्मिथसन एंड गेरोड, और लास्ट है गेरोड, ओपेनहाइम एंड स्मिथसन। बताओ इसका तीसरा में से कौन सा इसका आंसर होने वाला है। सबसे पहले समझो दोस्तों, हाइब्रिड लाइब्रेरी आखिर होती क्या है। पहला फैक्ट बनेगा यहां पर कि हाइब्रिड लाइब्रेरी जो है, हाइब्रिड लाइब्रेरी आखिरकार होती क्या है। तो दोस्तों, हाइब्रिड लाइब्रेरी वह लाइब्रेरी होती है जहां पर ट्रेडिशनल प्रिंट जो होते हैं, यहां पर ट्रेडिशनल जो प्रिंट होते हैं, ट्रेडिशनल प्रिंट रिसोर्सेज भी होते हैं, ट्रेडिशनल प्रिंट रिसोर्सेज भी होते हैं, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकंड थिंग दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, और इसके साथ साथ यहां पर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज भी होते हैं, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड लाइब्रेरी से क्या समझा, यहां पर ट्रेडिशनल प्रिंट रिसोर्सेज भी हैं, इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज भी होते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं उसे कहते हैं हम हाइब्रिड लाइब्रेरी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम जिस नाम से जानते हैं ना, उसे दोस्तों हम कहते हैं यहां पर हाइब्रिड लाइब्रेरी। ठीक है, अब हाइब्रिड जो लाइब्रेरी है, इसकी अवधारणा या इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों, हाइब्रिड लाइब्रेरी के जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ना, तो इसका कॉन्सेप्ट यहां पर सबसे पहले दिया था ओपेनहाइम एंड स्मिथसन ने। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट दोस्तों यहां पर दिया था ओपेनहाइम एंड स्मिथसन ने इसका कॉन्सेप्ट दोस्तों यहां पर दिया था। क्लियर? उन्होंने कहा था अ क्रॉस ब्रीड विच एम्स टू मीट द न्यू लर्निंग एनवायरनमेंट। उन्होंने कहा था यहां पर हाइब्रिड लाइब्रेरी इसे कहा जाता है।
ठीक है, अब आज की मॉडर्न लाइब्रेरीज में दोस्तों आपको बुक्स देखने को मिलती हैं, साथ साथ आपको ई बुक्स देखने को मिलती हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपको ऑनलाइन डेटाबेस देखने को मिलते हैं, ऑनलाइन डेटाबेस देखने को मिलते हैं, डिजिटल जर्नल्स देखने को मिलते हैं, डिजिटल जर्नल्स देखने को मिलते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज देखने को मिलती हैं, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज देखने को मिलती है। सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, और ये सारी की सारी जब प्रोवाइड करती हैं तो ये बन जाता है दोस्तों यहां पर हाइब्रिड लाइब्रेरी। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का बन जाता है हाइब्रिड लाइब्रेरी। और हाइब्रिड लाइब्रेरी की जो अवधारणा है वो सबसे पहले यहां पर दी थी दोस्तों ओपेनहाइम एंड स्मिथसन ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन मल्टीपल रिपीटर्स आर नोन एज। उपग्रह संचार में जो एकाधिक रिपीटर्स होते हैं उन एकाधिक रिपीटर्स को क्या कहा जाता है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर जितने भी यहां पर दोस्तों मल्टीपल रिपीटर्स हैं, जितने भी यहां पर जो मल्टीपल रिपीटर्स हैं, इन मल्टीपल रिपीटर्स को क्या कहा जा रहा है? क्या इनको डिटेक्टर्स कहा जाता है? क्या इनको मॉड्यूलेटर्स कहा जा रहा है? क्या स्टेशन कहा जा रहा है? क्या ट्रांसपोंडर कहा जा रहा है? तो समझो, सबसे पहले दोस्तों इन्हें कहा जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर ट्रांसपोंडर। इनको कहा जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर ट्रांसपोंडर। अब ट्रांसपोंडर काम कैसे करता है? सबसे पहले ट्रांसपोंडर जितने भी सिग्नल्स जो होते हैं, जितने भी सिग्नल्स होते हैं उन्हें रिसीव करता है। ट्रांसपोंडर क्या करता है? जितने भी सिग्नल्स हैं उन्हें रिसीव करने का काम करता है। सेकंड दोस्तों, उन्हें एम्पलीफाई करने का काम करता है। उन्हें एम्पलीफाई करने का भी काम कौन कर रहा है? वो ट्रांसपोंडर कर रहा है। तीसरा है दोस्तों, फिर वापस से उसे ट्रांजिट करने का काम कर रहा है। तो इसे कहते हैं दोस्तों यहां पर ट्रांसपोंडर। तो एक तरीके से सारी चीजों से यह समझ आया कि जो ट्रांसपोंडर्स जो होते हैं, जो जितने भी यहां पर ट्रांसपोंडर्स हैं, वो ट्रांसपोंडर्स दोस्तों यहां पर रिपीटर्स की तरह काम करते हैं। वो ट्रांसपोंडर्स यहां पर रिपीटर्स की तरह काम करते हैं। आसान भाषा में ऐसे समझो कि ट्रांसपोंडर के अंदर या फिर सैटेलाइट के अंदर, और आसान शब्दों में समझो कि सैटेलाइट जो होती है ना, उस सैटेलाइट के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिपीटर्स होते हैं। उस सैटेलाइट के अंदर जो होता है ना, वहां पर मिलते हैं आपको देखने को इलेक्ट्रॉनिक रिपीटर्स, और उन इलेक्ट्रॉनिक रिपीटर्स को दोस्तों हम कहते हैं ट्रांसपोंडर्स। ठीक है। अब एक सैटेलाइट में दोस्तों कई सारे ट्रांसपोंडर्स हो सकते हैं। जो एक सैटेलाइट होता है ना, ठीक है, उस सैटेलाइट के अंदर आपको यहां पर मल्टीपल ट्रांसपोंडर्स भी देखने को मिल सकते हैं। उस सैटेलाइट के अंदर आपको यहां पर मल्टीपल ट्रांसपोंडर्स भी देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? सारी चीजें समझ आ गई? ठीक है। तो उपग्रह संचार में एकाधिक रिपीटर्स को यहां पर हम कहते हैं ट्रांसपोंडर। क्लियर? किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ। चले क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, जो पोस्ट है, पोस्ट इज परफॉर्म्ड बाय। पोस्ट किसके द्वारा यहां पर परफॉर्म किया जाता है? सबसे पहले यहां पर समझो पोस्ट है क्या। पोस्ट है दोस्तों यहां पर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट की फुल फॉर्म है यहां पर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या है यहां पर पोस्ट की फुल फॉर्म? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्लियर? अब ये काम कैसे करता है दोस्तों? जब कंप्यूटर जो होता है, जब कंप्यूटर ऑन होता है, क्या होता है? जब कंप्यूटर ऑन होता है, ठीक है, तब यहां पर पोस्ट के द्वारा, तब पोस्ट के द्वारा रैम चेक की जाती है। सेकंड दोस्तों, पोस्ट के द्वारा यहां पर कीवर्ड भी चेक किया जाता है, कीबोर्ड।
पोस्ट के द्वारा कीबोर्ड चेक किया जाता है। तीसरा दोस्तों, पोस्ट के द्वारा यहां पर हार्डवेयर भी चेक किया जाता है। ठीक है। चौथा अगर मैं बात करूं तो यहां पर सिस्टम डिवाइसेस चेक की जाती है। यहां पर सिस्टम डिवाइसेस चेक की जाती है। ये सारी की सारी चीजें चेक की जाती हैं। रैम चेक की जाती है, कीबोर्ड चेक किया जाता है, हार्डवेयर चेक किया जाता है, सिस्टम डिवाइसेस चेक की जाती है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इन डिवाइसेस को आखिर चेक जो है, इन डिवाइसेस को आखिर चेक करता कौन है? इन डिवाइसेस को चेक कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो इन डिवाइसेस को चेक करने का काम होता है यहां पर बायोस के अंदर। बायोस की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो बनती है यहां पर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है यहां पर बायोस की फुल फॉर्म बनती है। बायोस के द्वारा इन चीजों को यहां पर चेक किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसे समझना, कंप्यूटर जो है, जो आप लोगों का कंप्यूटर है, कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, समझना सबसे पहले। तो सबसे पहले उसमें जो बायोस है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, काम करेगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर काम करेगा पोस्ट, जिसे हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। फिर उसके बाद यहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड आना चालू होता है। तो इस तरीके से पोस्ट इज परफॉर्म्ड के अंदर यहां पर चीजें चेक की जाती हैं। तो पोस्ट इज परफॉर्म्ड बाय का जो करेक्ट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है यहां पर BIOS यानी कि बायोस। पोस्ट किसके द्वारा निष्पादित किया जाता है? तो जो पोस्ट है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है या फिर परफॉर्म्ड किया जाता है। क्लियर है? समझ आ गया? चले क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर कॉपीराइटेबिलिटी आर अ वर्क मस्ट बी ओरिजिनल। क्लियर? अ वर्क मस्ट बी रिलायबल, अ वर्क मस्ट बी फिक्स्ड इन टेंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, अ पर्सन मस्ट बी ट्रस्टवर्दी, अ वर्क मस्ट बी वर्क ऑफ ऑथरशिप। फिर यहां पर ऑप्शंस दे दिए। फिर यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, कॉपीराइट के लिए मूलभूत आवश्यकताएं आपकी क्या होती हैं? क्या जो उसकी रचना है वो मौलिक होनी चाहिए? दूसरा, रचना यहां पर विश्वसनीय ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। तीसरा है दोस्तों, जो रचना है वो मूर्त रूप से अभिव्यक्त होनी चाहिए। चौथा है जो पर्सन है वो पर्सन भरोसेमंद होने चाहिए। और पांचवा है दोस्तों, वो रचना लेखक की रचना होनी चाहिए। बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? समझते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले इंग्लिश में ही समझते हैं। सबसे पहले अ वर्क मस्ट बी ओरिजिनल। बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर कॉपीराइटेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। पहला है, क्या यहां पर उसका जो वर्क है वो वर्क ओरिजिनल वर्क होना चाहिए क्या? तो हां भैया, ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। कैसा वर्क होना चाहिए? ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। ठीक है। एक तरीके से जो वर्क है वो अपने आप में यूनिक डिफाइन किया हुआ होना चाहिए। जो वर्क है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। तो ये तो करेक्ट आंसर दिख रहा है। अब वर्क मस्ट बी रिलायबल, नहीं। कभी भी जब आप कॉपीराइट कंडीशन में देखोगे तो यहां पर रिलायबिलिटी की कभी भी बात नहीं की जाती है। जब भी आप यहां पर कॉपीराइट कंडीशन में देखते हो तो रिलायबिलिटी की बात यहां पर नहीं की जाती है। क्लियर? थर्ड है दोस्तों, अब वर्क मस्ट बी फिक्स्ड इन टेंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, जो वर्क है, जो भी आपके द्वारा यहां पर काम किया जा रहा है वो किसी फिजिकल डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। वो वर्क किसी भी फिजिकल या फिर डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए क्या? तो भाई बिल्कुल होना चाहिए। इसमें दोस्तों आपको राइटिंग देखनी, राइटिंग आनी चाहिए। राइटिंग के साथ साथ इसमें आपको रिकॉर्डिंग आनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अ पर्सन मस्ट बी ट्रस्टवर्थी। पर्सन नहीं दोस्तों, यहां पर ध्यान देना, आपको शब्दों में एनटीए ने घुमाया है। जो हमेशा ऑथर होता है ना, सिर्फ आप ऑथर का ट्रस्टवर्दी होना जरूरी नहीं होता। ऑथर या फिर ट्रस्टवर्थी पर्सन का यहां पर होना जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट है दोस्तों,
मस्ट बी अ पार्ट ऑफ ऑथरशिप। ठीक है, आ वर्क मस्ट बी अ पार्ट ऑफ ऑथरशिप, बताओ इसका क्या होगा। तो ये होगा दोस्तों करेक्ट आंसर, किसी भी क्रिएटर ऑथर की क्रिएशन होनी चाहिए, तभी तो लिखा है आ वर्क मस्ट बी अ वर्क ऑफ ऑथरशिप। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ना दोस्तों, वो बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए आपका सही है, सी आपका सही है और ई आपका सही है। क्लियर, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ। आपके जो करेक्ट आंसर बन रहे हैं वो बन रहे हैं यहां पर ए सी ई सही है। चलें और आगे। मॉस्को डिक्लेरेशन रेफर्स टू, मॉस्को डिक्लेरेशन रेफर्स टू मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड है यहां पर इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन, थर्ड है रेजिंग एडवोकेसी प्रोग्राम्स, फोर्थ है दोस्तों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2012 और फिफ्थ है दोस्तों यहां पर ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनेस्को। बताओ इसका आंसर क्या होगा। मॉस्को डिक्लेरेशन में क्या क्या देखने को मिलता है बताओ। मॉस्को घोषणा का संदर्भ किससे है। अच्छा कमेंट है, हिंदी में बताए थे भाई, मॉस्को घोषणा का संदर्भ किससे है। क्या मॉस्को घोषणा का जो संदर्भ है वो मीडिया और सूचना की साक्षरता से है। क्या उसका संदर्भ दोस्तों सूचना का संकेशन से है। क्या उसका संदर्भ दोस्तों जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने से है। क्या उसका संदर्भ दोस्तों 2012 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से है, या फिर उसका संबंध दोस्तों यूनेस्को द्वारा आयोजित है। बताओ। तो दोस्तों अगर मॉस्को उद्घोषणा का या फिर मॉस्को डिक्लेरेशन की बात की जाए, मॉस्को उद्घोषणा कह लो या फिर आप मॉस्को डिक्लेरेशन कह लो, अगर हम यहां पर दोस्तों मॉस्को के अंदर डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसका यहां पर काम है वो है मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी से, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी से रिलेटेड है। मीडिया एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। क्लियर। दूसरा है दोस्तों यहां पर इसका करेक्ट आंसर, जितने भी जागरूकता कार्यक्रम है, जो भी आपके यहां पर अवेयरनेस प्रोग्राम जो चल रहे हैं, ठीक है, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उन अवेयरनेस प्रोग्राम को यहां पर बढ़ावा देने का काम करना, उन अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ावा देने का काम करना भी इसका रोल है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर बात करूं दोस्तों तो यहां पर 2012 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2012, ये सारे की सारे यहां पर जितने भी वर्क है, ये सारे की सारे वर्क यहां पर मॉस्को डिक्लेरेशन से मॉस्को डिक्लेरेशन से रिलेटेड माने जाते हैं। ये सारे की सारे वर्क, जितने भी वर्क है, ये सारे वर्क मॉस्को डिक्लेरेशन से रिलेटेड यहां पर माने जाते हैं। क्लियर दोस्तों। रशिया के 3 राष्ट्रीय पुस्तकालयों में से एक है जो मॉस्को में स्थित है। यह देश की सबसे बड़ी, याद रखना, यूरोप की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी, दुनिया की लाइब्रेरी में से एक है। यह एक प्रकार का यहां पर एक प्रकार का संघीय पुस्तकालय है जिसे हम मॉस्को लाइब्रेरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए सी एंड डी ओनली। सूचना का समेकन गलत होगा, यूनेस्को द्वारा आयोजित दोनों के दोनों यहां पर गलत होंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ क्लिप। क्लिप के बारे में यहां पर क्या कथन सही है। क्या क्लिप इज द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन ऑफ यूरोप है। मेंबरशिप इज ओपन टू एवरीवन वर्किंग विथ इंफॉर्मेशन नॉलेज है, या फिर क्लिप द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स डायरेक्टली फॉर 2 years है।
ऑप्शन नंबर डी पे चलें तो क्लिप वाज फॉर्म्ड बाय द मर्जर ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट है, या फिर इट हैज इट्स हेडक्वार्टर्स एट लंदन में। क्लिप आखिर है क्या? सबसे पहले समझेंगे दोस्तों क्लिप का फुल फॉर्म, उससे पहले मेरे कुछ प्यारे साथियों हैं जिनके लिए हिंदी में भी एक बार बता देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लिप के बारे में सही है। क्या क्लिप यूरोप का पुस्तकालय एवं सूचना संघ है? ऑप्शन नंबर ए। सेकंड देखते हैं, क्या क्लिप सूचना एवं ज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इसकी सदस्यता ले सकते हैं क्या? ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं दोस्तों, तो अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा सीधे 2 वर्षों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों, क्लिप का गठन पुस्तकालय संघ और सूचना विज्ञान संस्थान से विलय से हुआ था क्या? या फिर ऑप्शन नंबर ई चलते हैं, तो इसका मुख्यालय क्या लंदन में है? तो दोस्तों सबसे पहले क्लिप की बात करते हैं। क्लिप, अगर हम क्लिप के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। क्या फुल फॉर्म है इसका? चार्टर्ड इंस्टीट्यूट्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को जानकारी दे दूं, ये यूरोप का नहीं, यूनाइटेड किंगडम का एक एसोसिएशन है। ये यूरोप का नहीं है, ध्यान देना, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम का एसोसिएशन है। दूसरा है दोस्तों, इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल जो होते हैं, सूचना एवं ज्ञान के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जिन्हें हम इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स के नाम से भी जानते हैं। जी हां, वो इसकी बिल्कुल मेंबरशिप यहां पर ले सकते हैं, वो सभी लोग इसकी मेंबरशिप यहां पर ले सकते हैं। नेक्स्ट है, अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा सीधे 2 वर्ष के लिए किया जाता है, तो नहीं, यहां पर प्रेसिडेंट का जो सिलेक्शन है वो यहां पर डायरेक्टली नहीं किया जाता। याद रखना, प्रेसिडेंट का सिलेक्शन डायरेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है, बहुत ध्यान से याद रखना कि प्रेसिडेंट का सिलेक्शन डायरेक्ट नहीं किया जाता है। क्लियर? प्रेसिडेंट का सिलेक्शन डायरेक्ट स्टेटमेंट से नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, क्लिप का गठन पुस्तकालय संघ और सूचना वैज्ञानिक संस्थान से विलय से हुआ था। जी हां, बिल्कुल, मर्जर यहां पर हुआ था। यहां पर जो क्लिप है उसका जो गठन है वो मर्जर से हुआ था, और मर्जर में यहां पर 2 संस्थाएं यहां पर शामिल थी, 2 एसोसिएशन शामिल थे। एक है यहां पर लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, एक है यहां पर लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। दूसरा है दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, ये बिल्कुल है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या इसका हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है? बिल्कुल लंदन में स्थित है। तो यहां पर करेक्ट क्या क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है, मर्जर से हुआ था, ये सही हो गया, और इसका मुख्यालय जो है लंदन में स्थित है। तो जहां पर बी, डी और ई दिख रहे उसको मार दो गोली, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलें और आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समझ लेते हैं क्या हो रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज सजेस्टेड बाय एसआर रंगनाथन। ठीक है, एसआर रंगनाथन द्वारा सुझाए गए दस्तावेजों की पहचान की गई श्रेणियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ठीक है, यहां पर जो एसआर रंगनाथन ने सुझाए गए दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों में से कौन सी यहां पर श्रेणी आपको देखने को मिलेगी? ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी डॉक्यूमेंट, नो। ऑप्शन नंबर बी न्यू कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, जो नहीं। ऑप्शन नंबर सी है मेटा डॉक्यूमेंट, जी नहीं। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, नहीं। और ऑप्शन नंबर ई है यहां पर सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। बताओ कौन सा है यहां पर? एसआर रंगनाथन द्वारा सुझाए गए दस्तावेजों की पहचान की गई श्रेणियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? प्राथमिक दस्तावेज है, ठीक है, नवपारंगत दस्तावेज है, मेटा दस्तावेज है, गैर परंपरागत दस्तावेज है, या फिर द्वितीय दस्तावेज है। दोस्तों जो एसआर रंगनाथन द्वारा सुझाए गए दस्तावेज हैं उसमें आपको सबसे पहले आपको यहां पर देखने को मिलेगा न्यू कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, जिन्हें हम कहते हैं नव परंपरागत दस्तावेज।
दूसरा आपको देखने को मिलेगा मेटा दस्तावेज, ठीक है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट। ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। रंगनाथन ने यहां पर भारत के, ठीक है, रंगनाथन आपको पता है फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया कहते हैं, ठीक है। अब रंगनाथन के द्वारा यहां पर डॉक्यूमेंट्स में 4 प्रकार से डिवाइडेशन किया गया था। उन्होंने यहां पर डॉक्यूमेंट्स में जो डिवाइडेशन करने का काम किया था वो 4 आधार पर यहां पर किया था। 4 आधार पर किया था। पहला है दोस्तों यहां पर मेटा डॉक्यूमेंट, दूसरा है दोस्तों यहां पर कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स, तीसरा है दोस्तों यहां पर नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स, और चौथा है दोस्तों यहां पर नियो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स। चौथा क्या है यहां पर? नियो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स। ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड नियो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट आर अ न्यू क्लास ऑफ माइक्रो डॉक्यूमेंट्स सच एज स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकेशन, such as standards, specification, parents and data। करेक्ट है? समझ आया? तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, बी, सी एंड डी ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। टूल्स यूज्ड फॉर आरएसएस फीड्स इंक्लूड। जो आरएसएस फीड है उसमें कौन कौन से टूल्स का यहां पर यूज किया जाता है? सबसे पहले दोस्तों अगर हम आरएसएस की बात करें तो आरएसएस की फुल फॉर्म है यहां पर रियली सिंपल सिंडिकेशन। रियली सिंपल सिंडिकेशन जो है वो यहां पर आरएसएस की फुल फॉर्म है। और यह क्या करता है, जो हमारी वेबसाइट्स है, ठीक है, यह वेबसाइट्स को ऑटोमेटिकली अपडेट करने की एक टेक्नोलॉजी है। यह वेबसाइट्स को अपडेट करने की एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। ये क्या करने की प्रकार की टेक्नोलॉजी है? वेबसाइट्स को अपडेट करने की एक टेक्नोलॉजी है। क्लियर है? अब इसके अंदर दोस्तों हमेशा फीडीटी की बात की जाती है, वेब आरएसएस की बात की जाती है, और तीसरा यहां पर फीड फायर की बात की जाती है। क्लियर? फीडीटी की बात की जाती है, वेब आरएसएस की बात की जाती है, और फीड फायर की बात की जाती है। और ये क्या काम करता है? तो जितने भी यहां पर वेबसाइट्स जो भी यहां पर वेबसाइट्स है उन वेबसाइट्स को ऑटोमेटिकली अपडेट करने के लिए यहां पर इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। और इस टेक्नोलॉजी के अंदर फीडीटी, वेब आरएसएस और फीड फायर, इन तीनों चीजों का यूज किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी ओनली। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए बी एंड सी ओनली, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चले क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट। डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट यहां पर किसे माना जा सकता है? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट। डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट यहां पर किसे माना जाता है? मेरी आवाज आ रही है?